नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये जो वीडियो होगा उसमें हम ऐसे एक कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे विच इज़ इनटू एनिमल फार्मा, विच इज़ ऑल्सो इनटू क्रॉप प्रोटेक्शन एंड एज वेल एज इनटू ह्यूमन फार्मा। और ये जो तीनों सेगमेंट्स है इसमें वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। तो ये जो कंपनी है जिसका नाम है हाइकल, तो विल स्टडी मोर अबाउट ये तीनों सेगमेंट्स के बारे में, क्या क्या डिटेल्स है या क्या प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं, इसके अलावा कंपटीशन क्या है ये तीनों सेगमेंट्स के, इसके अलावा हाइकल 2.0 जो स्ट्रैटेजी विच मैनेजमेंट इज प्लानिंग इन फ्यूचर फॉर बेटर ग्रोथ, क्योंकि उसके रिलेटेड दे आर पुटिंग अप द गुड अमाउंट ऑफ कैपेक्स ऑल्सो। तो आई फील इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इन हाइकल, जिसके बारे में हम ये वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो सेगमेंट्स है उसमें क्या एंट्री बैरियर्स है, इसके अलावा नए जो बिजनेस वर्टिकल्स है वो क्या क्या आ सकते हैं, इसके अलावा रिस्क क्या हो सकती है, कंपटीशन क्या होगी। तो ये जो टॉपिक्स है इसके बारे में ये वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल पे मैंने काफ़ी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स रिलेटेड जो वीडियो है वो क्रिएट किया है। एंड यदि आपको ऐसे सिमिलर वीडियो आईटी इंडस्ट्री के बारे में चाहिए होगे तो ज़रूर आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। आई विल क्रिएट द मोर एंड मोर डिटेल वीडियो, जिससे आपको जो इन्वेस्टिंग डिसीजंस है वो लेने में कुछ हेल्प मिल सकती है। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द हाइकल का मैनेजमेंट। तो इफ़ यू चेक जो मैनेजमेंट है बेसिकली हाइकल का, तो इट्स अ आई फील कि काफ़ी उनका जो बैकग्राउंड है बेसिकली दैट इज़ वेरी वेरी गुड। बाबा कल्याणी इज़ ऑल्सो ऑन अ बोर्ड हु इज़ बेसिकली फ्रॉम द भारत फोर्ज, जो काफ़ी एक बड़ी कंपनी है। ही गॉट मल्टीपल, आप देखोगे तो रिकग्निशंस लाइक पद्म भूषण बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जापान में ही गॉट द अवार्ड लाइक ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। इसके अलावा जर्मनी में ही गॉट सेवरल अवार्ड्स, स्वीडन, फ्रांस। सो ही इज़ अ बेसिकली क्वाइट वेल नोन पर्सन। एंड इसके बाद में देन इफ़ यू चेक द जय हिरेमत, हु इज़ अ फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द हाइकल, और उनके ही बेटे फिर समीर हिरेमत करके जो है बेसिकली ही इज़ मैनेजिंग द कंपनी करंटली। ही इज़ अ करंटली जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। और यदि आप कॉन कॉल सुनोगे तो मोस्टली कॉन कॉल्स में ही इज़ देयर फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसके बाद में यदि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखोगे हाइकल का स्पेसिफिकली, तो आई थिंक इट्स अ वेल गवर्न कंपनी। देयर हैज़ बीन अ बिट इम्प्रूवमेंट ऑल्सो फ्रॉम लास्ट अबाउट 6-7 मंथ्स या अबाउट अ ईयर। बट यदि आप इसके अलावा भी देखोगे तो हाइकल का जो फोकस है वो हमेशा एनवायरमेंट रिलेटेड जो कॉम्प्लायंसेस है इस पे था। एंड देन बेसिकली दे एबल टू कॉम्प्लाई विद द मोस्ट ऑफ द दिस स्ट्रिंजेंट जो कॉम्प्लायंसेस है। एक एनवायरमेंटल रिलेटेड हो गया, दूसरा यूएसएफडीए रिलेटेड हो गया। तो यदि आप उनकी हिस्ट्री देखोगे तो आई थिंक यूएसएफडीए साइड से भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। दे डिडंट गॉट मच ऑब्जर्वेशन इन देयर वोल हिस्ट्री, एंड इट्स अ बेसिकली सीडीएमओ रिलेटेड कंपनी। सीडीएमओ क्या है इसके बारे में मैंने जो 4 पार्ट का सीरीज क्रिएट किया था फार्मा रिलेटेड जो सेक्टर है उसके, आप देखोगे तो कंप्लीट एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको मिल सकता है इफ़ यू वॉच दोज वीडियोस। और हम ये वीडियो में भी सीडीएमओ रिलेटेड और कुछ डिस्कशन करेंगे विच इज़ द वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द हाइकल। इसके अलावा यदि आप देखोगे देन रिस्पॉन्सिबल केयर, ये जो बेसिकली एक बैच ऑफ ऑनर आप उसको कह सकते हो फॉर सर्टन कंपनीज विच इज़ गिवन हु आर बेसिकली कॉम्प्लाइंट विद द एनवायरमेंटल रिलेटेड जो नॉर्म्स होते हैं। या इसके अलावा RX360 विच इज़ द इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन। तो इफ़ यू चेक विद दिस पर्सपेक्टिव देन ऑल्सो यू विल सी कि हाइकल इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी विच एक्चुअली इज़ फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन जो ग्रीन केमिस्ट्री है, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कशन करेंगे व्हेन विल स्टडी मोर अबाउट कि जो ग्रीन एंजाइमेटिक रिएक्शंस क्या है या इसके रिलेटेड कौन से जो प्रोडक्ट्स है दे आर करंटली मैन्युफैक्चरिंग। इफ़ यू चेक द बिजनेस वर्टिकल ऑफ हाइकल, तो ये जो कंपनी है वो बेसिकली उनके जो रेवेन्यूज़ है वो 3 सेगमेंट से आते हैं। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट इज़ ह्यूमन फार्मा रिलेटेड, उनके जो बेसिकली बिजनेस है जिसमें भी सीडीएमओ है। एंड सेकेंड पार्ट इज द जेनेरिक्स पार्ट। सेकेंड जो बिजनेस सेगमेंट है दैट इज क्रॉप प्रोटेक्शन, उसमें भी सीडीएमओ एंड जेनेरिक्स आ जाता है। एंड जो थर्ड डिवीजन है दैट इज एनिमल हेल्थ। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी। एंड यदि आप देखोगे तो ये तीनों बिजनेस जो सेगमेंट्स है उसमें काफ़ी एक अच्छी ग्रोथ फ्यूचर में आने की पॉसिबिलिटी है। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद दीज 3 सेगमेंट्स कि इसमें बेसिकली क्या कंपैरिजन है एंड विच सेक्टर या विच सेगमेंट इज बेटर दैन अदर, एंड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर ईच इंडिविजुअल सेगमेंट। तो यदि आप देखोगे तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द फार्मास्यूटिकल सेगमेंट। तो कंपटीशन जो है
वो काफ़ी ज़्यादा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो जेनरिक बेस्ड प्लेयर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं एंड इसीलिए जो मार्जिन है दे आर क्वाइट लेस बिकॉज ऑफ हाई कॉम्पिटिशन। बट इसमें CDMO है जो पर्टिकुलरली सब सेगमेंट है फार्मा में, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब सेगमेंट और इसमें मार्जिन कंपेरेटिवली काफ़ी बेटर होते हैं कंपेयर टू जो जेनेरिक्स में मार्जिन है। तो इसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे व्हेन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट जो सुवेन फार्मास्यूटिकल्स है या इसके अलावा दिवीज लैब्स है, बिकॉज उनके जो मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज है दैट आर फ्रॉम द CDMO साइड। इफ यू कंपेयर द सेम थिंग विद द क्रॉप प्रोटेक्शन एंड एनिमल हेल्थ, then competition in crop protection is generally low and that's why the margins are generally high. Animal में यदि आप देखोगे तो I think animal is the best kind of a industry if you compare with the pharmaceutical and crop protection. इसके reasons मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। यदि आप cyclicality देखोगे तो then pharma is not a cyclical sector, it's a secular demand basically pharma products have. Crop protection में depending on the monsoon there is a cyclicality. अगेन इन एनिमल हेल्थ बेसिकली देर इज नो सिक्लिकलिटी बिकॉज जो मीट की डिमांड है या जो मिल्क की डिमांड है दैट इज सेक्युलर इन नेचर। इसके अलावा इफ यू देन चेक द ROC, देन डेफिनेटली ROC ऑन अ फार्मास्यूटिकल साइड इज बिट लो बिकॉज ऑफ द मार्जिन्स एंड हाई बेसिकली कॉम्पिटिशन, बट ये सिर्फ जेनेरिक साइड में है। इफ यू लुक एट द CDMO साइड जनरली ये जो रेशोज है दैट कंप्लीटली चेंज, आपके मार्जिन्स बेटर हो जाते हैं, ROC ऑल्सो improves because जो बेसिकली इनोवेटर होता है दे also co-invest into the manufacturing units generally which are located in India. इसके अलावा क्रॉप प्रोटेक्शन में जनरली देयर इज अ हाई ROC बिकॉज जो कॉम्प्लायंस लगता है क्रॉप प्रोटेक्शन साइड में उनके असेट्स का या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का, इट इज बिट लेसर कंपेयर टू फार्मास्यूटिकल साइड एंड जनरली एनिमल साइड में भी जो ROC है इट इज क्वाइट बेटर कंपेयर टू ह्यूमन फार्मा। R&D expenses are again very high into the pharmaceutical side, crop protection side में it's low and animal side में you can call it कि medium basically R&D expenses है। So if you check all three segments then I feel animal health is a very interesting segment जिसमें कम competition है, high ROC है, high margins है, there is no cyclicality and then that's why इसके related मैंने एक Sequent Scientific का भी वीडियो क्रिएट किया था। They are basically into completely dependent on या completely focused on animal health as a basically segment. In case of Hycle, it's a part of their overall business और इसमें animal side में भी they have some CDMO deal जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। Sequent के साइड में यदि आप देखोगे या if you'll compare Sequent with Hycle, then Sequent just started or going to start their CDMO division. While यदि आप Hycle का हिस्ट्री देखोगे तो Hycle is a very old company, लगभग they are into these long-term innovator related deals from last 15 to 20 years. So they have that legacy, yeah, they have that basically good understanding related to their innovators, yeah, related to these deals. Now let's start with the first segment जो pharmaceutical related segment है। तो टोटल रेवेन्यू में से ये जो फार्मास्यूटिकल सेगमेंट है वो लगभग 60% का उससे कॉन्ट्रीब्यूशन आता है एंड उसमें भी दो पार्ट्स आते हैं। वन इंपॉर्टेंट पार्ट इज CDMO साइड विच इज रिलेटेड टू इनोवेटर्स एंड इसमें यदि आप देखोगे तो लगभग 50% के उनके रेवेन्यूज आते हैं एंड जो दूसरा है विच इज द जेनेरिक्स, तो ये जेनेरिक्स साइड से भी लगभग 50% के रेवेन्यूज आते हैं अंडर द फार्मास्यूटिकल सेगमेंट। तो ये जो 50% के रेवेन्यूज हाइकल के CDMO साइड से आ रहे हैं, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि कभी क्या हो जाता है कि जो CDMO बेसिकली विच मीन्स कि जो इनोवेटर के रिलेटेड हाइकल जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है विच इज रिलेटेड टू न्यू मॉलिक्यूल्स, तो व्हेन दैट मॉलिक्यूल बिकम्स जेनेरिक तो तभी भी हाइकल उनके लिए बेसिकली मैन्युफैक्चर करता है एंड दे आर जनरली रिपोर्टिंग अंडर द CDMO ओनली विच इज नॉट एक्चुअली इन सम केसेस CDMO, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर न्यू मॉलिक्यूल था पहले वो अभी सपोज जेनेरिक हो गया तो डेफिनेटली जो इनोवेटर है उसके मार्जिन भी काफ़ी कम हो जाते हैं एंड इसीलिए हाइकल के मार्जिन भी कम हो सकते हैं। इसीलिए इन जनरल इफ़ यू चेक द CDMO साइड में हाइकल के जो मार्जिन है कंपेयर टू जो बाकी कंपनीज है, लाइक फॉर एग्जांपल दिवीज लैब्स हो गया या इसके अलावा सुवेन फार्मा हो गया, तो इनके कंपैरिजन में आपको थोड़े कम दिख सकते हैं एंड दिस माइट बी द रीजन फॉर द लोअर मार्जिन इन द केस ऑफ हाइकल। बट मैनेजमेंट बेसिकली ये गाइड कर रही है कि आने वाले एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स में ये जो EBITDA मार्जिन से होंगे वो 50 to 100 बेसिस पॉइंट से एवरी ईयर इंक्रीज हो सकते हैं। इसके बाद में लेट्स नाउ अंडरस्टैंड मोर अबाउट कि हाइकल के फार्मा डिवीजन के अंडर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो इफ यू जनरली चेक द हाइकल का जो फोकस है दैट इज बेस्ड ऑन
two majorly therapeutic categories. One is anti-diabetic drugs and second one is central nervous system based जो drugs है. तो CNS साइड में यदि आप देखोगे तो gabapentin is a very important basically a molecule under which Hikal have a very old kind of a legacy. ये काफ़ी समय से वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. और हाइकल में एक इम्पॉर्टेंट आप देखोगे तो फैक्टर ये भी है कि दे कीप इम्प्रूविंग द प्रोसेस, जिसके बारे में हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे. तो गैबापेंटिन का यदि आप देखोगे तो मॉडिफाइड वर्जन इज आई थिंक द प्रेगाबैलिन, जिसमें भी दे हैव बेसिकली डेवलप दैट मॉलिक्यूल विद सम यूनिक एंजाइमेटिक प्रोसेस, जिसके रिलेटेड उनको एक कुछ अवार्ड भी मिला था. इसके बाद में देन देयर आर मेनी अदर स्पेसिफिकली CNS साइड ड्रग्स लाइक क्वेटियापाइन हो गया या ब्रूप्रोपियन हो गया, एंड देन मेनी अदर आर देयर. सिमिलरली एंटी डायबिटिक साइड में भी यू कैन सी द हाइकल स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन, बिकॉज कोविड के बाद में ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है उसमें भी इंक्रीज हो सकता है. तो दैट्स व्हाई आई थिंक हाइकल इज फोकसिंग मोर ऑन दैट साइड एज वेल. तो इफ़ यू चेक द गैबापेंटिन साइड तो लगभग 20% ऑफ द हाइकल के जो रेवेन्यूज़ है वो गैबापेंटिन ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से आते हैं. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट्स अ वेरी ओल्ड मॉलिक्यूल फॉर देम, तो जिसका जो ग्रोथ रेट है वो भी कम है. इसमें कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. बट हाइकल के पास लगभग 35% ऑफ द मार्केट शेयर है. और ये जो बेसिकली आप देखोगे तो ये ड्रग का पेटेंट जो है वो 2004 में एक्सपायर हुआ था. एंड इट इज़ यूज टू ट्रीट पार्शियल सीजर्स एंड न्यूरोपैथिक पेन. तो इट्स नथिंग बट द हाई वॉल्यूम एंड लो मार्जिन प्रोडक्ट या लो वैल्यू प्रोडक्ट. बट हाइकल 2.0 जो है या हाइकल का जो फ्यूचर बेसिकली विच आई एम गोइंग टू टेल यू या विच मैनेजमेंट इज बेसिकली गाइडेड इज दे विल बी फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन अ कॉम्प्लेक्स साइड, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. बट दिस वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि उनके लीगसी प्रोडक्ट्स क्या है और उनके आगे जाके मार्जिन्स में कैसे चेंज होने वाला है कंपेयर टू व्हाट मार्जिन्स दे हैव टुडे, जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. तो ओवरऑल जो हाइकल का पोर्टफोलियो है या फार्मा साइड के उनके जो बेसिकली रेवेन्यूज आते हैं, इट डिपेंड्स या इट इज मेजरली concentrated on 4 molecules: gabapentin, venlafaxine, then bupropion and quetiapine. तो ये लगभग टोटल 4 मॉलिक्यूल से दे गेट अबाउट 70% ऑफ टोटल फार्मा के जो रेवेन्यूज है. गैबापेंटिन के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इट्स अ हाईली कॉम्पिटिटिव ड्रग. स्टिल हाइकल के पास लगभग 35% का मार्केट शेयर है. तो यू कैन सी अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक आप देखोगे तो सोलर एक्टिव फार्मा इज ऑल्सो इन टू द सेम ड्रग. टेवा करके एक कंपनी है, दीवीज लैब्स इज ऑल्सो इनटू इट, या इसके अलावा ग्रैन्यूल्स है. तो काफ़ी अलग अलग बेसिकली यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स है. औरोबिंदो फार्मा भी है. तो टोटल लगभग 20 कॉम्पिटिटर्स है. इसके बाद में यदि आप टोटल ये जो फार्मा का सेगमेंट है उसके टोटल मार्जिन्स देखोगे ईबिट साइड में, तो जनरली दे आर ट्रेंडिंग फ्रॉम 13 to 16% इन लास्ट 4-5 years. वाइल मैनेजमेंट इज सेइंग कि ये जो मार्जिन है इसमें फ्यूचर में इंप्रूवमेंट आ सकता है. इफ़ यू चेक द हिस्टोरिकल मार्जिन्स देन हिस्टोरिकल मार्जिन्स काफ़ी बेटर थे. बट मुझे लगता है कि देन आफ्टर दैट दे स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर जेनेरिक प्रोडक्ट, इसीलिए ये जो मार्जिन्स है वो काफ़ी कम हुए हैं. एंड प्रोबेबली रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मोर जेनेरिक बेसिकली मॉलिक्यूल इज to earn more profits, not as a profit percentage but in rupee terms. If basically that their CDMO portfolios are getting more and more matured, तो शायद मुझे लगता है कि they might be turning towards the generic as a drugs. and यहाँ से आगे का जो स्टोरी होगा उसमें basically management is guiding that कि we will be focusing on only those products which have the higher margins. इसीलिए total business के जो margins है I think that can improve in next 2 to 3 years. Now let's understand more about their second segment which is the crop protection segment, जिससे लगभग 40% के revenues आते हैं. तो इसमें यदि आप देखोगे तो 70% जो है वो CDMO से आता है and 30% जो है वो generic से आता है. तो important difference between the pharma side and crop protection side is crop protection में CDMO ज़्यादा है, इसीलिए जनरली यहाँ पे margins भी थोड़े better होते हैं. एंड जनरली इफ़ यू चेक क्रॉप प्रोटेक्शन एज अ बिजनेस सेगमेंट तो उसमें कंपटीशन थोड़ा कम होता है कंपेयर टू फार्मा साइड. एंड इसमें भी यदि आप देखोगे तो हाइकल इज डूइंग दिस लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद द जो इनोवेटर्स है, लाइक फॉर एग्जांपल सिंजेंटा हो गया या डॉ-डुपॉन्ट हो गया या इसके अलावा BASF है. तो ऐसे जो ग्लोबल इनोवेटर्स है इनके साथ हाइकल का काफ़ी लॉन्ग रिलेशन है. तो दैट इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू
हाइकल्स ओवरऑल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद में यदि आप उनके की प्रोडक्ट्स देखोगे तो बेसिकली दे हैव द प्रोडक्ट कॉल्ड एज थियाबेंडाजोल। तो थियाबेंडाजोल के मल्टीपल यूजेस है, तो एक्चुअली दे आर रिपोर्टिंग दिस प्रोडक्ट अंडर देयर क्रॉप प्रोटेक्शन साइड, बट इसके अलावा भी उसके यूजेस है। लाइक फॉर एग्जांपल फंगीसाइड का तो जो काम है वो तो करता ही है, बट उसके अलावा एंटी पैरासाइटिक भी है वो, या इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में भी इसका यूज होता है। तो देयर आर मल्टीपल यूजेस फॉर द थियाबेंडाजोल विच इज द एक्सट्रीमली वर्सिटाइल प्रोडक्ट, and Hycal is the one of the largest producer of the thiabendazole in world. After that, if you check the margins या जो EBIT है related to crop protection segment, तो आपको उसमें थोड़ा volatility नजर आएगा या थोड़ा cyclicality नजर आएगा। तो reason for that is dependence on the monsoon। तो जो EBIT margins है that is in the band of about 16 to 17-18%, and यदि आप उनके exports देखोगे तो Hycal is again हाईली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके फार्मा साइड में लगभग 70% के एक्सपोर्ट है, और जो डोमेस्टिक से रेवेन्यूज आते हैं दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 30% ऑफ द फार्मास्यूटिकल सेगमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन में एक्सपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है कि यदि आपका फोकस या मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज जो है वो सिर्फ इंडियन टेरिटरी से ही आते हैं, तो बेसिकली इट्स अ हाईली आप देखोगे तो रिस्की स्ट्रैटेजी, क्योंकि काफ़ी डिपेंडेंस आपका मानसून पे हो जाता है। इसीलिए इफ़ योर मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज आर कमिंग आउट ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन वर्ल्ड, लाइक यूएस से कुछ रेवेन्यूज आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि दैट मानसून का रिस्क बेसिकली गेट्स हेज्ड। और इसीलिए यदि आप देखोगे ये चार्ट में, देन पीआई का ये बेसिकली रेवेन्यूज का चार्ट है, देन देयर एक्सपोर्ट रिलेटेड जो रेवेन्यूज है दैट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, वाइल जो डोमेस्टिक बिजनेस है दैट इज ऑलमोस्ट फ्लैट फ्रॉम लास्ट अबाउट 6-7 ईयर्स। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस which is dependent on the export, not related to the जो डोमेस्टिक बिजनेस है। तो 2020 में यदि आप देखोगे तो CDMO से लगभग 54% आया था, 21 में 41, एंड H1 2022 में इट वाज अबाउट 47%। यदि आप CDMO देखोगे अंडर फार्मास्यूटिकल तो उसमें से जो परसेंटेज है तो वो थोड़ा कम है इफ़ यू कंपेयर दैट विद द क्रॉप प्रोटेक्शन साइड का CDMO। और इसका रीज़न यही है कि फार्मास्यूटिकल में काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। जनरली क्रॉप प्रोटेक्शन में यदि आप देखोगे तो जेनरिक जो प्रोडक्ट्स है दैट आर नॉट वेरी ह्यूज, या जनरली जो डोमिनेंस होता है दैट इज बेस्ड ऑन दीज ऑल जायंट्स विच आर बेसिकली 6 जायंट्स इन क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल BASF है, या सिंजेंटा है, या इसके अलावा डॉ डुपॉन्ट है, या बेयर क्रॉप साइंसेस है। तो इसमें यदि आप देखोगे तो जो हाइकल का बेसिकली टोटल रेवेन्यूज है वो सेगमेंट का क्रॉप प्रोटेक्शन में, तो it was about 77% from CDMO in 2020, then 69 and 74 in H1 2022. तो that is also another reason. यदि आप हाइकल के ग्रॉस मार्जिन्स देखोगे तो उसमें भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो है वो डेवलप हो रहा है। 2019 में ग्रॉस मार्जिन्स लगभग 43% के थे, एंड 2021 में भी मोर और लेस वो सिमिलर रेंज में थे, 44 to 45% के। बट Q1 एंड Q2 में हाइकल ने काफ़ी अच्छे ग्रॉस मार्जिन्स जो है वो पोस्ट किए हैं, लगभग अराउंड 50%। एंड आई थिंक इसमें क्या हो रहा है कि देयर न्यू प्रोडक्ट्स स्टार्टेड कमिंग, एंड मैनेजमेंट इज सेइंग कि नए प्रोडक्ट्स में जो ग्रॉस मार्जिन्स है दैट इज मच बेटर कंपेयर टू देयर ओल्डर लीगसी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा आई फील कि ये जो रिजल्ट है हाइकल का Q2 2022 का, इट्स ऑल्सो वॉज अ वेरी गुड रिजल्ट कंपेयर टू अदर जो बेसिकली केमिकल साइड में या एग्रोकेमिकल साइड में या इवन फार्मा साइड में अदर मैन्युफैक्चरर से। एंड एज यू नो ये क्वार्टर में देयर वाज अ ह्यूज वोलेटिलिटी ऑन अ रॉ मटेरियल साइड ड्यू टू चाइना में जो बेसिकली कोल का शॉर्टेज था या इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज था। डिस्पाइट दैट हाइकल हैज पोस्टेड आई थिंक द एक्सीलेंट रिजल्ट इनटू Q2 2022। यदि आप देखोगे देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू हाइकल बिजनेस विच इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन H2, यानी जो सेकेंड हाफ होता है ईयर का, उससे ज़्यादा रेवेन्यूज आते हैं, लगभग 40 to 60 ऐसा बेसिकली रेशो होता है। तो 40% रेवेन्यूज जो है वो H1 से आते हैं, वाइल रिमेनिंग 60% जो रेवेन्यूज है दैट इज जनरली फ्रॉम द H2 ऑफ द एनी फाइनेंशियल ईयर। तो यू शुड रिमेंबर दिस वाइल स्टडिंग द बिजनेस ऑफ द हाइकल। इसके बाद में नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट की what makes Hycal very special compared to their other competitors. And one of the very important thing here is good relationships with the innovators. तो यदि आप उनका तलोजा का प्लांट देखोगे जो 97 में बेसिकली कमीशन हुआ था, तो वो जो प्लांट है इट बेसिकली स्टार्टेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ द मर्क कंपनी
तो इट्स अ वेरी बिग कंपनी बेस्ड आउट ऑफ यूएस. इट्स अ इनोवेटिव कंपनी. यदि आप करंटली देखोगे तो मर्क ऑल्सो हैज बेसिकली डेवलप्ड अ टैबलेट कॉल्ड एज मोनुपिराविर. तो इट्स अ वेरी वेरी बिग कंपनी एंड हाइकल हैव very long relations I think with these companies. Second example is from the annual report of 2012. तो here they have mentioned कि thiabendazole which is the fungicide जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया. तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो they are also selling that product for the Syngenta. So Syngenta is also on a crop protection side very very big innovator, and if you have the relations with these big companies then आपके जो basically stability होती है margins की, I think it's very very good, and innovators basically keep on giving more and more business to you. So that's why I think relations with these big innovators either on a pharma side or on a crop protection side is very very important. इसके अलावा if you try to do some more scuttlebutt, तो यहाँ पर उन्होंने annual report में basically mention किया था कि they have some particular basically molecules which basically they are manufacturing for certain innovators. तो यहाँ पर बेसिकली दे आर मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ द मॉलिक्यूल फॉर द वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी ऑन एनिमल फार्मा साइड विच इज जोटिस. तो दैट इज ऑल्सो गिव्स अस द कॉन्फिडेंस कि यहाँ पर काफ़ी बड़े उनके टाइप से विद वेरी बिग कंपनीज ग्लोबली. इसके अलावा सेकेंड पॉइंट कैन बी लाइक द हाइकल इज़ वेरी टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन कंपनी. तो यहाँ पर यदि आप अलग अलग एग्जाम्पल्स देखोगे, फॉर एग्जाम्पल वेनला फ्लैक्सिन करके जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, सो दे केप्ट ऑन इम्प्रूविंग द प्रोसेस ईयर ऑन ईयर. तो यहाँ पर यू कैन सी द प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी बेसिकली पेटेंट्स दे हैव फाइल्ड. इसके अलावा देन नेक्स्ट पॉइंट कैन बी फोकस ऑन द कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हाइकल का 2.0 वर्जन है या बेसिकली देयर नेक्स्ट ग्रोथ जिससे आएगी दैट विल बी मोर ऑन अ कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री ऑन विच हाइकल इज बेसिकली फोकसिंग मोर ऑन. एंड हाइकल का जो R&D डिवीजन है दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग डिवीजन. हाइकल जनरली स्पेंड्स अबाउट 2 to 3% या इवन 4% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यूज ऑन देयर R&D expenses. And if you check, this is a snippet from the Q4 2021 का जो कॉन कॉल है. So they have mentioned the exactly same thing कि their niche or the differentiation comes from the complex technology or the complex chemistry. Next point which makes the Haikal very special compared to its competitor is the backward integration. तो यदि आप हाइकल के जो पुराने कॉन कॉल से वो पढ़ोगे तो इवन बिफोर दिस कोल्ड शॉर्टेज या इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज इन चाइना और बेसिकली कोविड के पहले भी यदि आप देखोगे तो हाइकल केप्ट ऑन टॉकिंग अबाउट मोर ऑन मोर फोकस ऑन द बैकवर्ड इंटीग्रेशन. तो आई फील कि फ्यूचर में दिस ऑल्सो कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगर टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन द चाइना विच हाइकल इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन. इसके अलावा यदि आप देखोगे तो देन देर इज अ बिग शिफ्ट विच इज happening in Japan, which is basically they are also reducing the dependency from the China. So Japanese government basically announced that they will pay at least $536 million for the companies which basically will leave the China. तो यहाँ पर यदि आप उनके कॉन कॉल्स पढ़ोगे तो I think Haikal would be the biggest beneficiary if this China plus one strategy which actually comes into a picture या it basically materializes. and I think कि इसका already start हो चुका है और इसके related जो results हमें दिखेंगे वो probably next 2 to 3 years में दिख सकते हैं where these global innovator and MNC companies will start shift from China. If you relate the similar thing with Japan, then Haikal के केस में Haikal actually got recently one 10-year animal pharma related deal which is again from the Japanese company. Again Haikal was supplying one particular herbicide which is under CDMO for the Japanese company. Another important point of the Haikal is again they have the PMDA approved plant. So PMDA is basically Japanese certification which is needed for the pharmaceutical. So it also adds to the competitive advantage in the case of the Haikal. If you check the entry barriers into this segment, then these different segments need 3 particular things. One is reliability, second one is compliance track record and third one is the technology. And यदि आप हाइकल का हिस्ट्री देखोगे तो उनका जो compliance track record है वो काफ़ी अच्छा है. US FDA साइड से उनको जनरली कभी कुछ ज़्यादा इश्यूज नहीं आए हैं. If you again check on a reliability part and if you compare it with the Chinese companies, तो Chinese companies में क्या प्रॉब्लम है कि वो कॉस्ट जो है वो तो सस्ते बेसिकली कॉस्ट में वो बेच देते हैं उनके प्रोडक्ट्स,
बट रिलायबिलिटी के रिलेटेड थोड़ा इश्यूज है। इफ़ यू चेक केमिकल एज अ सेक्टर, उसमें लास्ट अबाउट 7-8 ईयर्स में क्या हुआ है, लेट्स अज्यूम स्टार्टिंग फ्रॉम 2015 और 2016, तो इसमें फर्स्ट इशू वाज एनवायरनमेंट रिलेटेड जो कंसर्न शुरू हुए थे, एंड ड्यू टू विच चाइनीज गवर्नमेंट टोल्ड दिस केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू शिफ्ट देयर प्लांट्स आउट ऑफ बेसिकली द सिटी, जिससे बेसिकली काफ़ी जो केमिकल्स है उसका शॉर्टेज हो गया। इसके अलावा सेकेंड इशू वाज द कोविड इशू, एंड उसके बाद में थर्ड इशू विच रिसेंटली हैपन और प्रॉब्ली हैपनिंग इज कोल शॉर्टेज या इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज। तो ये 3 मेजर इश्यूज हुए थे इन लास्ट अबाउट 5 to 6 ईयर्स, और इसीलिए जो चाइना का इमेज है इन विथ रिस्पेक्ट टू इनोवेटिव या एमएनसी कंपनीज, तो वो काफ़ी खराब हो गया है, एंड दैट्स वाई दिस बिग कंपनीज एक्चुअली आर लुकिंग फॉर सम अल्टरनेटिव विच इज मोर रिलायबल कंपेयर टू चाइना, और इसीलिए इंडिया माइट बी द बिगर पॉसिबिलिटी हियर, एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो एक्चुअली सपोर्टिंग दिस सेक्टर अलॉट। यदि आप PLI स्कीम के डिटेल्स देखोगे तो आई थिंक कि यहाँ पे गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड टू बूस्ट दिस सेक्टर। एंड थर्ड थिंग इज टेक्नोलॉजी, विच आई थिंक द हाइकल हैव द very good edge because of their R&D focused nature. Second entry to barrier in this sector can be very stringent requirements by regulatory authorities, जैसे कि USFDA हो गया या agrochemical related जो basically regulator है. So it's a very high entry barrier in case of crop protections and pharmaceutical side of the business. यदि आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखोगे हाइकल की, देन दे हैव बेसिकली 2 units in जगानी विच इज़ नियर बेसिकली बैंगलोर, एंड अगेन दे हैव द पनोली में एक यूनिट है, एंड इसके अलावा महाड़ में, तलोजा में भी उनके पास कुछ यूनिट्स हैं. तो महाड़ में यदि आप देखोगे तो ये यूनिट का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर काफ़ी फ्लडिंग होता है, एंड ये ईयर में भी यही हुआ था. देन देयर प्लांट वॉज नॉट फंक्शनल for about I think 15 to 20 days and it got impacted in their basically revenues. इसके अलावा then other जो units है, इसमें से जो पनोली का basically उनका plant है, it's a very big land और उससे जो utilized land है वो काफ़ी कम है, and I think they are working for, और इसके अलावा उनका जो पनोली का site है, it's a very very big site और उसमें से जो unused land है वो काफ़ी ज़्यादा है, और फ्यूचर के जो कैपेक्स आने वाले हैं तो मोस्टली जो कैपेक्स आएंगे वो पनोली में ही आएंगे, इंक्लूडिंग जो एनिमल फार्मा का 10 साल का उनको एक बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो उसके रिलेटेड कैपेक्स भी मोस्टली यहाँ पर ही आएगा. इसके अलावा आई थिंक जो एडिशनल CDMO रिलेटेड जो कैपेक्स हो गए, दैट विल ऑल्सो जनरली कम अंडर दिस पनोली साइट ओनली. तो पनोली का जो प्लांट है दैट इज USFDA एंड EU GMP सर्टिफाइड इन द केस ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स. इसके अलावा जो बैंगलोर में जिगनी में बेसिकली 2 प्लांट्स है, उसमें से एक जो प्लांट है विच इज़ USFDA सर्टिफाइड, और जो दूसरा है दैट इज़ बेसिकली दे आर ट्राइंग फॉर द सर्टिफिकेशन, जो आने वाले कुछ समय में दे कैन गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द USFDA. इफ़ यू चेक ऑन द फाइनेंशियल साइड एंड कंपेयर करोगे दिवीज लैब, सुवेन फार्मा एंड हाइकल, देन आपको जनरली हाइकल के जो EBIT मार्जिन्स है या जो ROC है वो थोड़ा कम नज़र आएगा, एंड इसका रीज़न कैन बी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है तो इवन इफ दे गेट बेसिकली जेनेरिक, हाइकल माइट बी रिपोर्टिंग दोज प्रोडक्ट्स अंडर द CDMO साइड. इसके अलावा मैनेजमेंट इज एक्चुअली गाइडिंग कि यहाँ से मार्जिन का जो इम्प्रूवमेंट है वो आने वाले 3 to 4 ईयर्स में हो सकता है. सो वी हैव टू कीप ऑन ट्रैकिंग कि बेसिकली मैनेजमेंट जो कह रहा है आर दे एक्चुअली एबल टू एग्जीक्यूट दैट और नॉट. इसके अलावा मैनेजमेंट ऑल्सो हैव गाइडेड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू बिजनेस सेगमेंट्स विच कैन बी द एनिमल फार्मा साइड एंड द बायो साइड्स. तो इसमें जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस है इन अबाउट नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स ऑन एनिमल हेल्थ विच कैन बी अबाउट 500 crores, एंड जो बायो साइड से इससे दे आर एटलीस्ट टारगेटिंग 100 crores ऑफ रेवेन्यूज इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स. इफ यू चेक द डिटेल्स ऑफ द एनिमल फार्मा साइड डील, तो दे गॉट द 10-year मल्टी प्रोडक्ट डील, एंड बेसिकली ये जो डील है उसमें सर्टन वॉल्यूम्स आर गारंटेड, एंड बेसिकली इट इज़ अ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंसिस्टेंट रेवेन्यूज फॉर नेक्स्ट 10 years. सो दिस इज जस्ट अ स्टार्ट आई थिंक विद द वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और आगे जाके जो पॉसिबिलिटी है दैट इज़ वेरी हाई बिकॉज ऑफ द शिफ्ट फ्रॉम द चाइना टू इंडिया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट हाइकल 2.0 क्या है. So it is based on the basically 5 strategic pillars. So first one is manufacturing excellence to set up large flexible assets with high levels of digitization.
सेकेंड वन इज़ द कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्रीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि उनका फोकस विल बी नाउ मोर ऑन अ कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, जिससे जो मार्जिन है वो बेटर हो गए एंड असेट टर्न्स भी बेटर हो सकते हैं। थर्ड बेसिकली स्ट्रेटजी या थर्ड पिलर फॉर द हाइकल 2.0 इज डी रिस्किंग द सप्लाई चेन, बेसिकली रिस्पेक्ट टू चाइना, बिकॉज जो इश्यूज आए थे लास्ट अबाउट 5-6 ईयर्स में, नो कंपनी एक्चुअली वांट टू डिपेंड मोर एंड मोर ऑन द चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स। फोर्थ पिलर कैन बी बिकम अ लीडर इन वैल्यू क्रिएशन थ्रू ESG एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट आप देखोगे तो हाइकल का फोकस है मोर स्पेसिफिकली ऑन एनवायरमेंटल साइड। और जो फिफ्थ पिलर है विच इज़ बेसिकली दे वांटेड टू फोकस मोर ऑन कस्टमर्स या कस्टमर सेंट्रिक जो अप्रोच होगा दैट दे विल बी फोकसिंग। अभी हम कैपेक्स रिलेटेड कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। तो यदि आप कैपेक्स के डिटेल्स देखोगे तो दे हैव गाइडेड कि FY22 तक उनको 300 करोड़ का कैपेक्स करना है। इसमें से लगभग कुछ 175-150 करोड़ का कैपेक्स उन्होंने ऑलरेडी किया है। एंड FY24 में अगेन दे हैव अनाउंस्ड 300 करोड़ का मोर कैपेक्स आगे जाके आ सकता है। तो इफ़ यू चेक टोटल कैपेक्स जो होगा वो लगभग 600 करोड़ का होगा। इसमें असेट टर्न्स जो है करंटली कंपनी के असेट टर्न्स लगभग 1 टाइम्स है, विच दे आर एक्सपेक्टिंग न्यू कैपेक्स में लगभग 1.5 टाइम्स हो जाएंगे या 1.5x हो जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है दीज विल बी मोर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, जिससे बेसिकली रेवेन्यूज का जो पॉसिबिलिटी है दैट कैन बी हाइयर, प्लस जो मार्जिन्स हो गए दैट ऑल्सो कैन बी हाइयर। इसीलिए 600 करोड़ इंक्रीमेंटल कैपेक्स से रेवेन्यू पोटेंशियल इज अबाउट 900 करोड़। इसके अलावा देर इज अ लॉन्ग टर्म एनिमल फार्मा डील जो ये कैपेक्स में इंक्लूड नहीं किया है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसके अलावा IFC भी सोच रहा है टू इन्वेस्ट अप टू $50 मिलियन इन हाइकल, एंड जो यदि आप रूपी टर्म्स में देखोगे तो इट्स अबाउट 375 करोड़। नाउ लेट्स डिस्कस मोर अबाउट देयर न्यूअर प्रोडक्ट्स। तो यदि आप देखोगे तो सीटाग्लिप्टिन एंड प्रेगाबलिन करके उनका प्रोडक्ट्स है, तो इसमें दे हैव बेसिकली ग्रीन एंजाइमेटिक प्रोसेस। तो ये भी शो करता है कि हाइकल इज मोर फोकस्ड टुवर्ड्स न्यूअर एंड न्यूअर बेटर टेक्नोलॉजीज, एंड बेसिकली दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन द फ्लो केमिस्ट्री विच इज बेसिकली आई फील द फ्यूचर। तो हाइकल हैव दैट स्ट्रेंथ ऑन अ टेक्नोलॉजिकल बेसिकली पार्ट, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि आगे जाके सपोज योर कॉम्पिटिटर इज अडॉप्टिंग न्यूअर टेक्नोलॉजी, इज योर कंपनी कॉम्पिटेंट इनफ टू अडॉप्ट द सिमिलर टेक्नोलॉजी और डू बेटर दैन दैट, विच हैज हैपेंड इन द केस ऑफ क्लीन साइंसेस, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्लीन साइंसेस का जो टेक्नोलॉजी है इट्स मच सुपीरियर कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर ऑफ द कैमलिन फाइन साइंसेस। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू हाइकल कैन बी देयर मार्जिन एक्सपेंशन। तो इसमें मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि जो आने वाले प्रोडक्ट्स होंगे दैट विल बी हायर मार्जिन्स प्रोडक्ट्स। इसमें बेसिकली जो EBITDA होगा दैट एटलीस्ट इम्प्रूव बाय 50 to 100 पॉइंट्स। चाइना +1 जो स्ट्रेटजी है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया, तो इसके रिलेटेड मैनेजमेंट ने काफी बार उनके कॉन कॉल्स में बोला है, नॉट ओनली रिसेंटली बट हिस्टोरिकली ऑल्सो मैनेजमेंट सेड कि चाइना से जो डिमांड है वो इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। एंड इफ यू चेक दिस स्निपेट फ्रॉम द Q2 2022 con call, then they have said कि on a CDMO side, many of the innovator companies who were focused on China, they have decided now to focus on India for outsourcing, and then they are also seeing some opportunities here. If you check on the animal pharma side also, then they have again said the same thing कि there is a good shift which is happening from the China, and Haikal is getting a very good response and many new inquiries for CDMO as well as animal pharma side. अभी हम future outlook देख लेते हैं। यदि आप total therapeutic wise details देखोगे अलग अलग segments के, तो जो CNS segment है basically neurology and जो anti diabetics है, तो उसमें यदि आप overall spending देखोगे तो एंटी डायबिटिक्स में इट वाज अबाउट $148 बिलियन, एंड जो न्यूरोलॉजी है उसमें लगभग $143 बिलियन, एंड जो CAGR है इट इज़ रेंजिंग फ्रॉम अबाउट 3 to 4 to 7%। अभी हम डिस्कस करते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज यहाँ पर कैसे प्ले हो सकता है विथ वन एग्जाम्पल ऑफ द लॉरस लैब। तो लॉरस लैब का यदि आप ROCE देखोगे तो 2017 to 2020 ROCE was in the range of about 11 to 20%, that was the minimum and maximum ROCE, and 2021 में immediately it has jumped to about 51%। तो ये क्यों हुआ? बेसिकली इसमें क्या हो रहा था कि उनके काफ़ी जो ऐसे असेट्स थे विच वर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, बट वो सिर्फ बैलेंस शीट्स पे आप देखोगे तो दे वर देयर।
बट 2021 में यदि आप देखोगे तो वो जो असेट्स है दैट एक्चुअली स्टार्टेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड वहाँ से ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले हुआ। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इज नथिंग बट कि आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है दैट रिमेन एज इट इज, बट आपके जो रेवेन्यूज है दैट इंक्रीज अ लॉट, और इसके वजह से जो डिफरेंशियल है रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का वो काफ़ी बढ़ जाता है। दैट इज नथिंग बट आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इंक्रीजेस, और एक बार आपकी ईबिट इंक्रीज हो गया या प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो गया तो डेफिनेटली जो आरओसी है दैट आल्सो इंक्रीजेस, जो आप राइट साइड के चार्ट में देख सकते हो। तो फ्रॉम 2020 टू 2021 जो ईबिट का ग्रोथ है दैट इज 258%, बट जो कैपिटल एम्प्लॉयड का ग्रोथ है दैट इज नथिंग बट सिर्फ ओनली 35%। तो जो डिफरेंशियल है दैट इज नथिंग बट द ऑपरेटिंग लेवरेज विच कैन प्ले आउट इन द केस ऑफ द हाइकल ऑल्सो। तो इफ यू चेक फ्यूचर आउटलुक में या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है हाइकल के लिए, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स इज न्यू प्रोडक्ट्स विथ हायर मार्जिन्स टू बी लॉन्च इन अपकमिंग ईयर्स, growth in the domestic business for the crop protection and larger CDMO contracts which company will be more focusing on, increased number of inquiries for the animal health companies. इसके अलावा investment in the flow chemistry that will improve the yields and जो margins है that also can increase. Innovators are also looking to move out of China and seeking reliable Indian CDMOs with proven track record, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया। और इसके अलावा मैनेजमेंट का गाइडेंस यदि आप देखोगे तो दे बेसिकली आर सेइंग कि क्रॉप प्रोटेक्शन के सेगमेंट से लगभग देयर प्लान इज टू जनरेट 2000 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज इन नेक्स्ट अबाउट 4 to 5 years। एनिमल हेल्थ से दे आर प्लानिंग बेसिकली अबाउट 500 करोड़, एंड इसके अलावा दे आर ऑल्सो सेइंग कि जो टोटल ईबिटा है दैट विल इंक्रीज बाय एटलीस्ट 50 to 100 basis points in next 2 to 3 years। इफ यू चेक द कॉम्पिटिशन साइड देन जो दो डिविजन है क्रॉप प्रोटेक्शन साइड में इंडिया में पीआई इंडस्ट्रीज इज देयर कॉम्पिटिटर एंड साल्टिगो इज बेसिकली इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर। फार्मा साइड में इंडिया में दीवीज एंड सुवेन फार्मा है। दिसमैन कार्बोजेनिक्स के कुछ जो प्लांट्स है वो आउट ऑफ इंडिया है, एंड अनदर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर कैन बी लॉन्जा। इफ यू चेक द रिस्क ऑफ द हाइकल देन देर आर अबाउट 4 to 5 रिस्क इन दिस सेगमेंट। तो आपको हमेशा कोई भी बिजनेस अंडरस्टैंड करते समय उनके ट्रिगर्स क्या है, फ्यूचर ट्रिगर्स क्या है या अपॉर्चुनिटी क्या है और उसके सामने रिस्क क्या है एंड करंट वैल्यूएशंस क्या है, देन ओनली बेसिकली यू कैन टेक अ डिसीजन टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो वन ऑफ द रिस्क इज डिपेंडेंसी ऑन द चाइना फॉर रॉ मटेरियल which is actually reducing, then cyclicality of the crop protection business depending on the monsoon। महाड़ प्लांट में ईयर ऑन ईयर फ्लडिंग होता है, ये 2 बार हो गया, अभी 2020 में भी हुआ था, 2022 ये करंट फाइनेंशियल ईयर में हो गया। इसके अलावा कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आ सकता है एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। तो दीज आर द जनरली द रिस्क इन दिस बिजनेस। तो आई बेसिकली लाइक दिस बिजनेस एंड आई एम होल्डिंग द हाइकल फ्रॉम क्वाइट अ सम टाइम, एंड आई थिंक कि यहाँ से आगे जाके फ्यूचर में ग्रोथ आ सकती है इफ़ दे एबल टू एग्जीक्यूट जो उन्होंने कहा, ताकि ऐसे जो वीडियोज़ है वो आपको आगे जाके भी मिलते रहे। और ये जो वीडियो है वो ज़रूर आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो भी डिस्कशन हमने किया उससे काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा।